गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के विकास के विषय में एक निबंध लिखिए। तो आदमी का जो शरीर का विकास है वो अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग होता है। कभी तो उसकी शारीरिक वृद्धि होती है वो बहुत तेज गति से होती है, और कभी होती है वो शारीरिक वृद्धि है वो बहुत कम गति से होती है। लड़कों और लड़कियों की शारीरिक वृद्धि में डिफरेंस होता है। अब जैसे बच्चा है तो उसका विकास होता है वो शुरू में 1-2 साल तक तेज गति से होता है। उसके बाद 5 वर्ष तक आते आते उसके शरीर के विकास की जो अवस्था है वो बहुत ही कम हो जाती है, मतलब उसकी शारीरिक वृद्धि है वो बहुत ही कम स्पीड से बढ़ती है। उसके बाद 10 साल तक उसकी जो शारीरिक वृद्धि है वो बिल्कुल स्लो होती है, और 10 साल के बाद जैसे ही 11वें साल में बच्चा एंटर करता है तो उसकी शारीरिक वृद्धि है बहुत तेज गति से वृद्धि होती है। तो आज हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं उसमें शारीरिक विकास है वो कैसे होता है। तो बालक एक शरीर के रूप में जन्म लेता है और माता पिता के गर्भ में विकसित होता है और पूर्ण विकसित होने तक वह जन्म लेता है। अतः बालक के शारीरिक विकास को विभिन्न अवस्थाओं में इस प्रकार देखा जा सकता है। कैसी कैसी अवस्थाएं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है जन्म पूर्व शारीरिक अवस्था। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो जन्म से पहले ही होता है। शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि उसका मानसिक विकास भी जन्म से पहले ही होने लगता है। तो गर्भ की स्थिति किस प्रकार होती है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बालक और किशोर जानना चाहते हैं। माता पिता बच्चों को बताना नहीं चाहते हैं और अध्यापक घुमा फिरा कर कहते हैं कि उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ने लग जाते हैं। मतलब बच्चे को जब हम घुमा फिरा कर कहेंगे तो उसकी जिज्ञासा है जानने की वो ज्यादा बढ़ेगी। तो अब क्या कहते हैं, ये ऐसा विषय है जिसके बारे में खुलकर ना तो उसको पेरेंट्स बताते हैं और ना ही टीचर्स बताते हैं। माता पिता बच्चों को बताना नहीं चाहते और अध्यापक क्या करते हैं, उस बात को घुमा फिरा कर उनको बोल देते हैं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ने लग जाती है। गर्भस्थ शिशु के जन्म के विषय में माताएं अन्य बच्चों को अनेक प्रकार की भ्रांतिपूर्ण जानकारियां देती हैं। अतः शिशु जन्म की प्रक्रिया का ज्ञान बालक के स्वस्थ विकास के लिए अनिवार्य है। मतलब बच्चे का विकास है वो कैसे होता है और ये चीजें हैं वो उस बच्चे को स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही यौन कोष सेक्स सेल्स होते हैं। ये कोष प्रजनन अंगों द्वारा उत्पन्न होते हैं। पुरुष में गोनाड ग्रंथियों में पुरुष प्रजनन कोष उत्पन्न होते हैं और इसे क्या कहते हैं, हम स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु। इनकी जो संख्या है वो असंख्य होती है और स्त्री के प्रजनन अंग डिंबाशय में अर्थात डिंब उत्पन्न होता है और स्त्री की आयु विस्तार में कुल 500 डिंब उत्पन्न होते हैं। प्रति मास एक डिंब परिपक्व होकर गर्भ नालिका में आता है और इस पर शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है और इसका आकार 0.1 मिलीमीटर होता है और इस पर झिल्ली होती है और स्वयं में गतिमान नहीं होता है। जो गर्भ की स्थिति है वो गर्भ की स्थिति है वो माता तथा पिता के डिंबाणु तथा शुक्राणु के संयोग से होती है। मतलब दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का संयोग होना चाहिए और पिता के असंख्य शुक्राणु माता के गर्भ में प्रतीक्षित डिंबाणु से मिलने के लिए दौड़ते हैं और उनमें जिनका संयोग है वो डिंब से हो जाता है, उसी के द्वारा गर्भ की स्थिति हो जाती है। शिशु के जन्म की अवस्था की सुविधा के लिए इन भागों में बांटा जा सकता है। मतलब शिशु की जो अवस्था है गर्भ के अंदर है वो 3 अवस्थाएं होती है। डिंबावस्था होती है, भ्रूणावस्था होती है और एक भ्रूणीय अवस्था होती है। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं ये जन्म से पहले होती हैं। यद्यपि शिशु का जन्म है वो एक संपूर्ण एक सतत प्रक्रिया का परिणाम है। यह 9 कैलेंडर तथा 10 चंद्रमास तथा 280 दिन का होता है। असामान्य अवस्था में यह 7 कैलेंडर तथा न्यूनतम 334 दिन का अधिकतम हो सकता है। तो कई बार क्या होते हैं, बच्चे हैं वो टाइम से पहले ही जन्म ले लेते हैं तो उनका होता है 334 दिन का। उसके बाद है सामान्य शारीरिक विकास। अब गर्भावस्था में है वो बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास सामान्य एक सा होना चाहिए। मतलब बच्चे हैं वो गर्भ में होते हैं उनका शारीरिक विकास है वो एक जैसा होना चाहिए और मानसिक विकास से इसका निकट का संबंध है। मतलब गर्भ के अंदर बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं होता है बल्कि उसका क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है। कुलहन पैथॉम्सन ने 4 क्षेत्रों की ओर संकेत किया है जहां पर सामान्य विकास पाया जाता है। स्नायु प्रणाली है, मांसपेशियां हैं, एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं और शरीर का आकार। मतलब ये चारों ही होती है वो गर्भावस्था के अंदर वृद्धि करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं भिन्न शारीरिक विकास। मतलब बच्चों का अलग अलग शारीरिक विकास होता है। मतलब अगर बच्चे को अच्छा पोषण दिया जाए तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होता है और कुछ बच्चों का जो वेट होता है वो जन्म से बहुत ही कम होता है।
होता है वो 5 पाउंड का होना चाहिए। लेकिन अगर माता ने अच्छा खाना नहीं खाया है या बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिला है तो उसका वजन क्या हो सकता है, जरूरत से कम भी हो सकता है, 5 पाउंड से कम हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जो शारीरिक विकास है, वो शारीरिक विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप से होता है। सभी की शारीरिक गति है वो अलग अलग होती है। यह भिन्नता शरीर के कद के रूप में पाई जाती है। सामान्य बालक का शरीर उसका रूप है वो छोटे कद के बालक के अनुपात में सुंदर लगता है, मतलब छोटे कद का होता है वो बालक सुंदर लगता है। भूख एंड्रोसिन ग्रंथियों के ठीक से कार्य न करने का सीधा प्रभाव शरीर की रचना पर आदि पर पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भूख लगती है, अगर उसको अच्छा खाना नहीं दिया जाए तो उसका जो प्रभाव है उसका सीधे उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं अभिवृद्धि चक्र क्या होता है। मतलब दो चीजें होती हैं, एक बालक की अभिवृद्धि होती है और दूसरा होता है विकास। अभिवृद्धि होती है वो उसकी हाइट, उसकी जो हाइट बढ़ना है, उसके हाथ पैरों की वृद्धि है, उसके जो सर का विकास है, तो ये चीजें अभिवृद्धि में आती हैं। और जो उसका मानसिक विकास होता है, आंतरिक ग्रंथियों का विकास होता है, वो क्या होते हैं, वो विकास में आता है। अभिवृद्धि का चक्र सदा किसी नियम से नहीं चलता है, यह चक्र बालक की शारीरिक प्रकृति के अनुसार चलता है। मतलब अभिवृद्धि है वो बच्चे की वंशानुक्रम और वातावरण दोनों चीजें हैं वो बालक की अभिवृद्धि को प्रभावित करती हैं। किसी वर्ष विकास की गति तेज हो जाती है और किसी वर्ष कम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा होता है वो 5 साल से 10 साल तक जो उसकी अभिवृद्धि है वो बहुत ही कम गति से चलती है, और उसके बाद 11वां वर्ष शुरू होते ही उसकी अभिवृद्धि है वो तेज गति से होती है। मैरिट ने 1249 बच्चों के विकास का क्रम अध्ययन कर 4 विकास चक्रों को पाया। पहले 2 वर्ष में विकास होता है वो तेजी से होता है, और उसके बाद 11वें वर्ष तक विकास की गति होती है वो धीमी होती है। और मतलब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर निकलते ही 11 से 15 वर्ष की विकास की उसमें गति होती है वो तेज होती है। 16 से 18 वर्ष में विकास की गति फिर धीमी हो जाती है। और अब हम शारीरिक विकास के अनेक पक्षों पर चर्चा करते हैं। मतलब शारीरिक विकास है वो किस अवस्था में तेजी से बढ़ता है और उसका कौन सा पक्ष है तो उसमें वृद्धि होती है, कौन से में नहीं होती। शारीरिक आकार से हमारा अभिप्राय है उसकी ऊंचाई, भार, ये दोनों मिलकर विकास को निश्चित मतलब जो वृद्धि है वो उसका क्या होता है, शारीरिक विकास और उसका शारीरिक भार है, ये दोनों चीजें अभिवृद्धि में आती हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं हाइट पर। जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। जन्म के समय कितनी होती है, 20 इंच होती है। और उसके बाद 1 वर्ष तक होते ही बालक की लंबाई है वो 27 से 28 इंच तक हो जाती है। मतलब उसके जो शारीरिक वृद्धि है उसमें क्या हो गया, विकास हो गया। 2 वर्ष में 31 इंच, 7 वर्ष में 40 से 42 इंच तक वृद्धि होती है। और परिपक्वता आने तक बालक की ऊंचाई की गति में धीमापन आ जाता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है वैसे उसकी शारीरिक वृद्धि है वो बहुत ही कम गति से होती है। 12 वर्ष की अवस्था में सामान्य बालक 55 इंच लंबा हो जाता है। और 10 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों का शारीरिक विकास तेजी से होता है। मतलब 10 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों का शारीरिक विकास तेजी से होता है और लड़कों का शारीरिक विकास है वो कम गति से होता है। कद की वृद्धि में लड़की और लड़कियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मतलब कद में भी दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और 12वें वर्ष में लड़कियां लड़कों से लंबी लग जाती है। मतलब जैसे कि 11 या 12 वर्ष का होता है तो उस टाइम लड़की की हाइट कम होती है और लड़की की हाइट ज्यादा होती है। 21वें वर्ष में लड़कों की ऊंचाई अधिकतम सीमा तक बढ़ जाती है। मतलब जैसे कि 21वां वर्ष होता है तो लड़की की हाइट है वो नॉर्मल रह जाती है, लड़कों की हाइट है वो तेज गति से बढ़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट में टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिफरेंस आया दोनों में, तो वैसे ही भार में उनके क्या डिफरेंस आता है। जन्म के समय बालक का भार होता है 5 से 10 पाउंड का होता है और भार में वृद्धि का समय लगभग सभी बालकों में समान होता है। मतलब भार जैसे जैसे बढ़ता है वो सभी बालकों में समान होता है। पहले वर्ष के अंत में बालक का भार उसके जन्म के भार से 2 गुना हो जाता है। मतलब बच्चे ने जन्म लिया तब उसका भार था और पहला वर्ष होता है, पहला वर्ष का जब समाप्त होने लग जाता है तो उसका जो भार है वो जन्म की अपेक्षा 2 गुना हो जाता है। और 5 वर्ष की अवस्था में बालक का भार जन्म के भार से 5 गुना अधिक हो जाता है। पहले वर्ष में क्या हुआ, 2 गुना हुआ और 5वें वर्ष में उसके जन्म का जो जन्म भार से है वो क्या हुआ, 5 गुना हो गया। परिपक्वता आने पर बालक का भार सामान्यतः 70 से 90 पाउंड तक हो जाता है। और बालक का भार उसके शारीरिक प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसकी शारीरिक प्रकृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट बढ़ता है। 3 प्रकार के आकार होते हैं, मोटे, सामान्य और लंबे। मतलब बच्चे होते हैं वो, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है और कुछ बच्चे होते हैं सामान्य होते हैं
उनका भार और उनका जो हाइट है वो नॉर्मल होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं और जिनका भार है वो कम होता है। शरीर का भार इन तीनों की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, और किसी भी बालक के भार को ज्ञात करने के लिए उसकी शारीरिक रचना को ध्यान में रखना आवश्यक है। मतलब उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका भार होता है। कई बार बच्चे पतले होते हैं, जो लंबे होते हैं उनका वजन होता है वो ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, हड्डियों का वजन होता है। शरीर के आकार में भिन्नता, मतलब जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट में डिफरेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका भार है उसमें डिफरेंट होगा, और उसके बाद उसके आकार है उसमें भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बालक जन्म से शरीर के आकार में भिन्नता ही होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है इसमें भिन्नता अधिक प्रकट होने लगती है। मतलब शरीर का आकार है वो बच्चे के वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करता है। अगर उसके पेरेंट्स है उनकी हाइट लंबी है तो बच्चे की क्या होगी, हाइट है वो ऑटोमेटिकली लंबी होगी। जन्म का भार विकास के वर्षों में आनुपातिक रूप धारण कर लेता है। उदाहरणार्थ, जिन लड़कियों के जन्म का भार 9 पौंड था उनमें 7 वर्ष की आयु में 11.2 भिन्नता पाई गई, और परिवार का प्रभाव इस भिन्नता पर पड़ता है। जो परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति है या उसकी जो बुद्धि है, उसका जो जन्म क्रम है, ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती है। और जलवायु कैसी है वो भी उस पर क्या करती है, प्रभावित करती है। कहीं जलवायु होती है वो गर्म होती है और कहीं ठंडी होती है, लेकिन उस चीज का प्रभाव है वो बच्चे की हाइट पे, उसके वेट पे वो भी पड़ेगा। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों चीजों का प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके सिर का विकास। सिर का विकास है वो क्या होता है, वो शारीरिक विकास में ही आता है, और जन्म के बाद सिर आनुपातिक रूप से बढ़ता है, और जन्म के समय सिर पूरे शरीर के का 22% होता है। मतलब सिर का जो वजन है वो पूरे शरीर का 22% होता है। यदि यह अनुपात बना तो प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर का सिर लगभग 16 इंच का होगा, और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जन्म से परिपक्वता तक बालक के सिर की लंबाई दोगुनी हो जाती है। मतलब जब जन्म हुआ तब बालक के सिर की लंबाई थी, और परिपक्व होने पर उसकी लंबाई क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। सिर का धरातल क्षेत्र 5 वर्ष की अवस्था में 21% कम हो जाता है, और 10 वर्ष में सिर प्रौढ़ का सिर है वो 95% हो जाता है। मतलब उसका विकास है वो 95%। सिर की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात लड़की व लड़कियों में समान पाया जाता है। मतलब सिर है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो लगभग सभी लड़के और लड़कियों में क्या होता है, समान होता है। उसके बाद चेहरे का विकास कैसे होता है, चेहरे के ऊपर का भाग शीघ्रता ही पूर्णता प्राप्त कर लेता है, सिर चेहरे से अधिक लंबा हो जाता है, और सिर का निचला भाग है और बाल्यकाल के मध्य सिर के अनुपात में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। 60 वर्ष की आयु तक चेहरे का ढांचा जन्म की तुलना में बहुत ही बड़ा हो जाता है। मतलब जन्म के समय तो बिल्कुल ही छोटा आकार होता है फेस का, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाता है। इस आयु में बालक के चेहरे से बाल्यापन की झलक हटनी आरंभ हो जाती है। मतलब जो बच्चा होता है वो बचपन में होता है, उसका फेस होता है वो इतना कोमल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। स्थायी दांत परिपक्वता तक निकलते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया में ठोड़ी, जबड़ा, मुंह और इसके आंतरिक अंग है वो तुलनात्मक रूप से विकसित हो जाते हैं। आयु के विकास के साथ साथ माथा चौड़ा हो जाता है, होठ बढ़ जाते हैं, नेत्र गोलक पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, नाक अवश्य अनुपात के विपरीत लगती है। आरंभिक वर्षों में यह छोटी होती है और बाद में लंबी चौड़ी हो जाती है। जन्मोत्तर बालक आते हैं जो पहले मुलायम होते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। मतलब बच्चा जो छोटा होता है उसकी स्किन है तो वो भी सॉफ्ट होगी, तो उसकी बालों की मोटाई भी बहुत ही कम होगी, और धीरे धीरे जैसे वह व्यस्त होता जाता है तो वैसे वैसे क्या हो जाती है, ये चीजें विकसित हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी धड़ का विकास। मतलब शरीर का जो प्रत्येक अंग है वो विकसित होता है और अलग आकार धारण कर लेता है। तो अब हम सबसे पहले हमने सिर का आकार पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, धड़ का आकार पढ़ते हैं। चेहरे का विकास हम पढ़ चुके हैं। ऊपर का भारी भाग संतुलित रूप से बैठता है, खड़ा होता है, चलता है। हाथों तथा अंगों से के विकास से ही उसके धड़ का अनुपात व्यक्त होता है। मतलब हाथ और पैरों की लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग हमारी धड़ की लंबाई होती है वो बढ़ती है। आरंभिक वर्षों में तो धड़ तीव्र गति से विकसित होता है, और बाद में इसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, और भार तथा कल पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। और धड़ के विकसित होते समय छाती तथा घुटनों की हड्डियों का भी विकास होता है। घुटनों की हड्डियों के साथ साथ घुटनों की हड्डियों का भी
विकास होता है। तो मतलब शरीर की हाइट में वजन नहीं होता, मतलब उसके अंदर हमारे फेफड़े हैं, तो आंतरिक जो हमारे अंग हैं उनकी भी लंबाई चौड़ाई है वो शरीर के साथ साथ बढ़ती है। उसके बाद है भुजाएं तथा टांगें। शरीर में हो रहे परिवर्तन से ही बालक प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है। नवजातक के हाथ पैर उंगलियां छोटी होती हैं। 14 से 15 वर्ष तक इनका विकास पूर्ण हो जाता है। हाथ पैर की उंगलियां हैं वो 14 से 15 वर्ष तक पूरी विकसित हो जाती हैं। 4 वर्ष की आयु में भुजाओं का जो विकास है वो 2 वर्ष की अवस्था के अनुपात 50% तक बढ़ता है, तो दोगुना हो जाता है। 14 से 16 वर्ष तक की आयु तक भुजाओं का विकास होता रहता है। इसी प्रकार जन्म से 2 वर्ष के मध्य 40% बढ़ते हैं और 4 वर्ष तक यह विकास है वो 50% तक हो जाता है। बालक की लंबाई तथा पैरों के आकार में अनुपात होता रहता है, मतलब वो एक समान अनुपात में उनमें वृद्धि होती है। ये नहीं कि पैरों का हाथों का विकास ज्यादा हो गया, धड़ का विकास कम हुआ, या धड़ का विकास ज्यादा हो गया तब पैरों का कम हुआ, मतलब दोनों चीजें हैं वो समान अनुपात में बढ़ती हैं। उसके बाद हम देखते हैं हड्डियों का विकास। बालक की हड्डियां फ्रूट से छोटी व कोमल होती हैं, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो हड्डियां हैं वो क्या जन्म के साथ जैसे उम्र उसकी बढ़ती है तो उसकी हड्डियां होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, ठीक है। अब एक अवस्था आने पर वो बढ़ती हैं, लेकिन जैसे कि वो बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा, किशोरावस्था में प्रवेश करेगा तो उसकी हड्डियों की संख्या है वो कम होती जाएगी और लास्ट में 206 बचेगी। सबसे पहले जो है उसकी हड्डियां होती है वो 300 से भी ऊपर होती हैं। धीरे धीरे वो जैसे बच्चे को आप देखते हैं कि बच्चा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब वो लचीला होता है, उसको कैसे भी कर सकते हैं हाथ पैर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो हड्डियां जुड़ती जाती है उनकी संख्या है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अनेक हड्डियों का विकास होता है। जन्म की आरंभिक अवस्था में हड्डियों के विकास में तीव्रता होती है। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं और पूर्णता आने पर वो क्या हो जाती है 350 हड्डियां हो जाती हैं, मतलब ये हड्डियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हड्डियां समाप्त हो जाती हैं और पूर्ण विकास अवस्था तक इनकी संख्या है वो 206 आ जाती है, मतलब जो हड्डियां हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में थी वो आपस में जुड़ जाती हैं तो हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है। शिशु की हड्डियों में लोच होती है, इसलिए वह पैर का अंगूठा तक चूसता है और हड्डियों में सख्तपन धीरे धीरे आ जाता है, मतलब बच्चा होता है वो पैर का अंगूठा चूस सकता है लेकिन बड़ा होने पर उसका पैर इतना नहीं जाएगा क्योंकि वो लचीला होता है, उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। शरीर से हड्डियों को अनेक खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और इनमें 60% तक हड्डियों में शक्ति आ जाती है और हड्डियों में शक्ति थायराइड ग्रंथियों के निकलने से हार्मोन द्वारा होती है। उसके बाद हम देखते हैं मांसपेशियां तथा वसा। बालक के शरीर में वृद्धि मांसपेशियों का प्रसार के कारण होती है और आरंभ में वसा तंतुओं की वृद्धि और मांसपेशियों तंतुओं से अधिक तीव्र होती है। तो हमने पढ़ा सिर का विकास होता है, उसके धड़ का विकास होता है, हाथों पैरों का विकास होता है, उसके चेहरे का विकास होता है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है और अभी हम क्या पढ़ेंगे उसके दांतों का विकास। तो शुरू में जो अपने दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं 20 होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है 6 से 7 साल का बच्चा होता है तो उसके जो दांत हैं वो कंप्लीट 32 हो जाते हैं और जो दांतों का विकास है वो 25 साल तक चलता है, मतलब 25 साल तक जब बच्चा होता है तो 25 साल तक उसके जो दांत हैं वो सारे विकसित हो जाते हैं। बच्चों में अस्थायी तथा स्थायी दांत पाए जाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 20 तथा स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अस्थायी दांत छोटे व कमजोर होते हैं और स्थायी दांत लंबे व मजबूत होते हैं। दांतों की वृद्धि सतत प्रक्रिया है और इनका विकास एक क्रमिक रूप से होता है और अस्थायी दांत है वो तीसरे मास से लेकर छठे मास तक अवश्य आते हैं। 5 से 6 वर्ष तक ये दांत आ जाते हैं और इन्हीं के ऊपर स्थायी दांत मसूड़ों से बाहर आने लगते हैं, फलतः अस्थायी दांत हो जाते हैं वो गिर जाते हैं और स्थायी दांत है वो उनका स्थान ले लेते हैं। लड़कियों के स्थायी दांत है वो लड़कों की अपेक्षा पहले आते हैं और 25 वर्ष की अवस्था तक स्थायी दांत है वो निकलते रहते हैं, मतलब 25 वर्ष की अवस्था जब तक पूर्ण नहीं होती उसके दांतों का विकास पूरा नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं आंतरिक अवयव। जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है उसके साथ साथ शरीर के अंदर जो हमारे फेफड़े होते हैं या हमारे हड्डी होते हैं तो हर चीज का विकास होता है वो शरीर के साथ साथ होता है। शरीर के आंतरिक अंगों का विकास अनेक रूपों में होता है। यह विकास रक्त संचार, पालन संस्थान तथा श्वसन प्रणाली में भी होता है। जन्म के समय फेफड़े छोटे होते हैं, छाती की परिधि भी कम होती है, फेफड़ों का भार तथा आयतन दोनों ही क्या होते हैं कम होते हैं। इसी प्रकार हृदय छाती में लंबात्मक होता है और किशोरावस्था में इनकी तोड़ बढ़ जाती है। रक्त नालियों
बचपन में प्रति मिनट 120 से 140 होती है और प्रौढ़ावस्था तक नाड़ी की गति है वो प्रति मिनट 72 होती है। इसी प्रकार पाचन संस्थान में भी परिवर्तन होता है। बचपन में पाचन अंग कोमल होते हैं, मतलब सख्त चीज खा लेंगे तो वो हजम नहीं होती है, और प्रौढ़ावस्था में वे क्या होते हैं, कठोर हो जाते हैं। स्नायु संस्थान का आकार भी आयु के विकास के साथ साथ होता है, मतलब शरीर के विकास के साथ साथ उनके जो आंतरिक अवयव हैं उनका विकास भी पूर्ण होता है। उसके बाद किशोरावस्था में विशेष लक्षण, किशोरावस्था के कौन कौन से विशेष लक्षण होते हैं वो अभी हम पढ़ते हैं। 6 से 8 वर्ष की आयु तक बालक की ऊंचाई है वो 2 या 3 इंच तक बढ़ती है, मतलब मैंने आपको बताया था 5 से 11 साल के बीच में है वो उसकी जो वृद्धि है वो कम गति से होती है। 12 वर्ष तक इसकी आयु में शरीर की लंबाई से तीव्र गति होती है, 11 से ऊपर निकलते हैं उसकी शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई तथा भार लड़कों की अपेक्षा कम होता है, स्थायी दांत निकलने लगते हैं और शक्ति का संचय होने लगता है। 9 से 10 वर्ष की आयु में लड़कों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है और इसी आयु में हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियों पर नियंत्रण होने लगता है। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार है वो शरीर का 27% तक हो जाता है। 10 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का भार शरीर का 1/8 हो जाता है और तौल की दृष्टि से बाल्यावस्था में मस्तिष्क पूर्णता प्राप्त कर लेता है, मतलब किशोरावस्था तक आते आते उसका जो मानसिक विकास है, उसका जो शारीरिक विकास है वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो हम देखते हैं। किशोरावस्था में 2 प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, एक तो आंतरिक परिवर्तन होते हैं और बाह्य परिवर्तन होते हैं। इन आंतरिक और बाह्य परिवर्तनों के कारण किशोर के व्यक्तित्व में किसी निश्चित दिशा में विकसित होता है। 1 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों और लड़कों की ऊंचाई बढ़ने प्रारंभ हो जाती है और इस आयु में किशोरों के भार में एक वर्ष में 10 से लेकर 15 पाउंड तक वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या था उसका बाह्य और आंतरिक विकास। अब हम देखते हैं लचीलेपन में समाप्ति। अब बच्चा होता है वो बाल्यावस्था में होता है तो उसका शरीर है वो बिल्कुल लचीला होता है और जैसे जैसे उसकी हड्डियां टूटती जाती है वैसे वैसे उसके शरीर में है वो शक्ति आने लग जाती है, तो वो क्या होता है, लचीला नहीं रहता है। इस अवस्था में हड्डियों का लचीलापन समाप्त होने लगता है और दृढ़ता में परिपक्वता आ जाती है और वे गोल हो जाती हैं। लड़कियों में कूल्हे के पास हड्डियों के पास चर्बी एकत्रित हो जाने लगती है और उनमें भारी बनाने लगता है। चेहरे की रचना में भी स्थिरता आने लगती है। लड़कियों के चेहरे से लगता है कि ये बालिकाएं नहीं बल्कि औरतें होने जा रही हैं, मतलब उसकी हाइट और उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ये लगता है, अर्थात उन्हें प्रौढ़ता के दर्शन होने लगते हैं। चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं और किशोरावस्था में दांत भी स्थायी हो जाते हैं। दांतों का स्थायित्व प्राप्त करने में भी लड़कियां बाजी में आ जाती हैं, मतलब दांतों का जो स्थायित्व है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जल्दी होता है। उसके बाद हम देखते हैं बाल एवं ग्रंथियों में परिवर्तन, मतलब ये क्या थे, लचीलेपन की समाप्ति, ये थे शारीरिक परिवर्तन और उनकी ग्रंथियों में भी परिवर्तन कौन कौन से आते हैं। किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो शरीर के विभिन्न अंगों पर बालों का उगना और भ्रूण के बाल अंतिम 3 मास में उगते हैं। ये महीन तथा बिल्कुल मुलायम होते हैं और जन्म के बाद बाल भी क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और तीसरी प्रकार के बाल शामिल है, इनमें विकास है वो किशोरावस्था में प्रारंभ होने लगता है। ये बाल शरीर के विभिन्न अंगों जैसे बगल है, गुप्तांग, छाती, दाढ़ी आदि पर उगते हैं। लड़कियों की छाती तथा दाढ़ी में बाल नहीं उगते हैं, परंतु कभी कभी कुछ लड़कियां ऐसी भी देखने को मिलती हैं जिनमें मूंछ और दाढ़ी निकल जाती है। इसका जो कारण है वो डक्टलेस ग्लैंड्स के ढंग से कार्य न करने के कारण होता है। किशोरों में पसीने एक विशेष प्रकार की गंध आने लग जाती है। तो ये सब क्या थे, ये जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन थे। उसके बाद किशोरावस्था में ही हमारे क्या होता है, प्रजनन अंगों का विकास होता है। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण देन है लड़के तथा लड़कियों के प्रजनन अंगों का पूर्ण विकसित होना। गोनाइड्स ग्रंथियां हैं वो अपना कार्य आरंभ कर देती हैं और प्रजनन क्षमता उत्पन्न होती है। लड़कियों में इस काल में तेजी से परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में छातियों का विकास होने लगता है और इस परिवर्तन के उनके द्वारा किशोरी की प्राप्ति की सूचना देता है। कभी कभी स्तनों का विकास आयु से पहले भी हो जाता है। इसका कारण है ग्रंथियों का ठीक प्रकार से कार्य न कर पाना और किशोर लड़कों में स्तनों की गुंडियों का विकास भी हो जाता है। तो ये क्या है, प्रजनन अंगों का विकास था किशोरावस्था में। उसके बाद किशोरी की पहचान कैसे होती है, लड़कियों में पूर्ण किशोरी की पहचान होती है उसमें मासिक धर्म का होना और मासिक धर्म के शीघ्र तथा देर से आरंभ होने पर देश की जलवायु है, परिवार की आर्थिक
स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, संवेगात्मक स्थिति है, तो इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। बालकों में पहला गृहपात उनकी किशोरावस्था की पहचान है। उसके बाद हम देखते हैं आंतरिक अंगों का विकास। किशोरावस्था में शरीर के आंतरिक अंगों का विकास भी होता है और इस आयु में मस्तिष्क है, हृदय है, श्वास है, पाचन क्रिया है और स्नायु संस्थान का पूर्ण विकास हो जाता है। लड़कियों के रक्तपात में वृद्धि नहीं होती है, जबकि लड़कों में रक्तपात 26 वर्ष की आयु से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और शरीर की विभिन्न मांसपेशियों के विकास के कारण उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर में क्षमता उत्पन्न हो जाती है। प्रस्तुत चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि भ्रूणावस्था से लेकर 85 वर्ष की शरीर विकास किस प्रकार होता है और शरीर विकास एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में यदि संतुलित विकास नहीं हो पाता है तो बालक के व्यक्तित्व में दोष उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये था हमारा है वो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो किस उम्र में तेजी से होता है, किस उम्र में कम होता है और उसका जो शारीरिक विकास है वो कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, आंतरिक विकास है, बाह्य विकास है। तो हमने ये सब इस क्वेश्चन में पढ़ा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।